हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। पिछले वीडियो में मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल और एक बेसिक किस टाइप के प्रिंसिपल और किस तरीके से ये वर्क करता है ये चीज़ें आप लोगों को रफली समझाई थी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का मेन इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है और इसके इंस्ट्रूमेंट कैसे बने हुए हैं। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल में मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो आपको बताया था मैंने कि ये सैंपल होता है। सैंपल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो हमारे सैंपल अलग अलग टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसके कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट साइड के इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स पे अगर कमी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। देन उसके बाद वो एसिलेटेड प्लेट से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए डिटेक्टर के पास जाते हैं और फिर रिकॉर्डर के पास, जहाँ पे हमको रिकॉर्डर हमारा रीडिंग दे सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में कवर की हैं। आज हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो मेन इसका कॉमन बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द कॉमन मास स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ, कितने टाइप से कंसिस्ट होता है ये? सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम सबसे पहला चीज़ हमारा, देन द आयन सोर्स, द मास एनालाइजर, द आयन डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर एंड देन रिकॉर्डर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? द होल सिस्टम फ्रॉम द आयन सोर्स ऑफ द कलेक्टर इलेक्ट्रोड इज मेंटेन एट अ हाई वैक्यूम। ये सारा चीज़ किस में? हाई वैक्यूम में मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? सैंपल इंजेक्टर, आयन सोर्स, मास एनालाइजर, आयन डिटेक्टर, सिग्नल सेंसर एंड देन रिकॉर्डर। तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। ये देखिए इस तरीके का कुछ है। सबसे पहले हमारा सैंपल इनलेट, सैंपल हमारे मॉलिक्यूल्स के पास जाए, मतलब हमारा सैंपल अंदर इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा। एक चीज़ और, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप के सैंपल यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा सैंपल सॉलिड और लिक्विड है तो उसे हम क्या करेंगे? पहले वेपर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वो सैंपल के अंदर जाने के बाद ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और गैसियस अगर फॉर्म में होगा तो हम उसे डायरेक्टली भी इसमें डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा? हमारा सैंपल मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, जिसके कारण ये हमारा आयन कलेक्टर होता है जो टूटे हुए सैंपल को कलेक्ट करता है। उसके बाद हमारे जो जैसे ये एम हमारा कोई सैंपल था तो उस पर इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पास किए तो इसके आउटर मोस्ट साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर हो गए और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और फॉर एग्जाम्पल हम अगर मान लेते हैं कि ये 3 टुकड़ों में टूटा है, M+, M1+ एंड M2+। ठीक है, तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से अपना लाइन से वो M+, M1+ एंड M2+ के थ्रू जो मतलब जो है वो हमारे 3 फ्रेगमेंटेशंस हुए। ये M अगर हमारा सैंपल था तो उसके 3 टुकड़े, 3 फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल थे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया था एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल। तो उसके बाद क्या होगा? जब सैंपल में इलेक्ट्रिक फील्ड से होते हुए जो कुछ सैंपल्स होंगे स्पेसिफिक वेलोसिटी के सैंपल आगे बढ़ेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए हमारे डिटेक्टर के पास आएंगे और डिटेक्टर के बाद जाने के बाद वो रिकॉर्डर के पास जाएंगे और रिकॉर्डर हमको रीडिंग दे देगा। जब ये सैंपल मॉलिक्यूल्स अलग अलग टुकड़ों में टूटते हैं तो साइज़ उसके डिफरेंट होते हैं। जैसे कोई सैंपल अगर हम बात करें बहुत बड़े साइज़ का है, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा। तो जब ये अलग अलग साइज़ के टुकड़े टूटते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, मतलब जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये चीज़ मतलब है कि सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स डिटेक्टर के पास सबसे पहले जाएंगे और क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं और हैवी हैं तो वो डिटेक्टर के पास जाने में टाइम लगाएंगे। तो जिस सैंपल का साइज़ जितना छोटा होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में हमारे सैंपल का साइज जितना छोटा होता है वो छोटे पार्टिकल्स उतनी जल्दी हमारे डिटेक्टर के पास जाएंगे और हमको रीडिंग देंगे। तो हम अपने मोलिकुलर वेट के बेसिस पे, मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल की एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये हमारा जो M सैंपल था, इसके आउटर मोस्ट साइड से हमने इलेक्ट्रॉन को जब बाहर किया तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट इसका पार्ट हम देख रहे हैं क्या है? सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सैंपल इनलेट। तो सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे सैंपल को आपको, जिसमें से आप सैंपल को पास करोगे, इसको सैंपल इनलेट बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट है इंटरनल सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम। इंटरनल सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम क्या होता है? सैंपल इज अ प्लेस्ड विद इन द आयोनाइजेशन चैम्बर आइदर द पार्ट ऑफ द आयन सोर्स ऑफ द काउंटर। मतलब हम सबसे पहले हम सैंपल को इसके अंदर भेजेंगे। देन सेकंड वन इज एक्सटर्नल सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम लाइक अ डायरेक्ट इंट्रोड्यूसिंग ग्लास एंड मेटल इनलेट। ये ग्लास और मेटल का एक इनलेट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे हम सैंपल को अंदर पास करते हैं। सेकंड आयन सोर्स जिसके कारण हमारे सैंपल अलग अलग टुकड़ों में आयनाइज होंगे और आयोनाइजेशन को टूटेंगे। तो क्या है आयन सोर्स हमारा? द
ion source is convert a molecules in a gaseous form. The most common way to producing ion involve in the bombardment of the sample in a beam of electronic energetic magnetic field. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन से अपने सैंपल को जब उस सैंपल में हम जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग अलग टुकड़ों में टूटेंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वही है कि अगर आपको अपने सैंपल को आयोनाइज करना है तो उसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप क्या करो, अपने सैंपल जो हमारा सैंपल है उस पर इलेक्ट्रॉन गन से बम्बार्डमेंट कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है, बम्बार्डमेंट ऑफ द सैंपल। आयोनाइजेशन टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट्स ऑफ आयोनाइजेशन है। फर्स्ट वन इज हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक एंड सेकेंड वन इज सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक क्या होता है, हाई एनर्जी विल बी इन्वॉल्व एंड द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ आयन विल बी हायर। ठीक है, इसमें हार्ड आयोनाइजेशन नाम से ही समझ आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी जो इन्वॉल्व होगी वो हाई होगी और नंबर ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन का नंबर भी क्या होगा, हाई होगा। मतलब अगर आप ज़्यादा एनर्जी से सैंपल को आयोनाइज करोगे तो उस समय जो टुकड़े हैं सैंपल के, जो टुकड़ों में टूटना है, आयोनाइज होना, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एंड फ्रेगमेंटेशन जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या होंगे, लो होंगे। और सॉफ्ट आयोनाइजेशन की अगर बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, इसमें लो एनर्जी लगती है और हमारा जो मॉलिक्यूल्स है लो फ्रेगमेंट में टूटते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन की, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आयोनाइजेशन के मेथड कौन कौन से, तो यही आपको डिटेल्स में पढ़ना है सिलेबस में। आयोनाइजेशन के फर्स्ट मेथड क्या है, गैस फेज। मैंने आपको बताया कि मैंने बताया सैंपल को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, पर अगर हमारा सैंपल गैस होगा तो डायरेक्टली सैंपल में चला जाएगा, अगर सॉलिड और लिक्विड होगा तो हमें पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गैस फेज टेक्निक में आयोनाइजेशन की टेक्निक्स हैं ये। गैस फेज में पहला टेक्निक आ जाता है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट एंड देन केमिकल इम्पैक्ट। देन नेक्स्ट वन इज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अपने सैंपल को, अगर आपका सैंपल सॉलिड या लिक्विड है तो उसे गैसियस फॉर्म में चेंज करना। डिसॉर्प्शन में आ जाता है फील्ड डिसॉर्प्शन एंड देन फैब एंड माल्डी। ये 2 टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। फैब का मतलब होता है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, ठीक है, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। माल्डी का होता है मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। ये हमारा मेल्डी का फॉर्म है। ये भी एक क्या है, आपका आयोनाइजेशन की टेक्निक है, मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। दैट इवापोरेशन। इवापोरेशन में आपका क्या आ जाता है, थर्मोस्प्रे, ESI, APCI, APPI। इसका फुल फॉर्म अगर आप बात करोगे तो आपका फैब का मैंने बताया फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, माल्डी का मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, ठीक है। ESI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। EPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन। देन APPI का मतलब होता है फुल फॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयोनाइजेशन। ये आपके जो जितने भी आयोनाइजेशंस के टेक्निक्स, मतलब जितने भी ये आपके आयोनाइजेशंस के जो भी आपके टेक्निक्स हैं उसके बेसिस पे, मतलब आप किस तरीके से अपने सैंपल को आयोनाइज कर सकते हैं। अगर गैसियस फेज में होगा तो आपके पास 2 टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट एंड केमिकल इम्पैक्ट। अगर मान लीजिए सॉलिड और लिक्विड है तो आप उस समय दोनों यूज़ कर सकते हैं, डिसॉर्प्शन भी एंड इवेपोरेशन भी। इसका आ जाएगा फील्ड डिसॉर्प्शन, माल्डी एंड फैब। उसके बाद अगर आप बात करोगे इवेपोरेशन की तो थर्मोस्प्रे, ESI, EPCI, EPPI। ये आपका मेन जो है मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट टेक्निक या फैब या माल्डी जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको डिटेल्स में हम किस तरीके से आयोनाइजेशन का काम करते हैं, किस तरीके वो सैंपल को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।